नमस्कार। तिब्बत सीमा के पास संभावित ग्लेशियर झील फटने और अपस्ट्रीम रुकावट से जुड़ी भारी फ्लैश फ्लड से नेपाल के भेटाकोशी रसुआ क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिसमें कम से कम 157 से 160 लोग मारे गए हैं। सैकड़ों, जिसमें 133 भारतीय शामिल हैं। कई कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर थे, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों से थे तथा कुछ ईसा फाउंडेशन जैसे समूहों से भी थे। अभी भी लापता हैं और संपर्क से बाहर हैं। यूपी और बिहार डाउन स्ट्रीम के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील जिलों में निकासी का आदेश दिया गया है। भारत स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। पीएम मोदी ने नेपाल की सहायता की पेशकश की है। भारत ने राहत सामग्री भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह से भी बात की और सभी संभव मानवीय सहायता का वादा किया। भारत ने IAF C-130J विमान के माध्यम से लगभग 10 टन राहत सामग्री भी भेजी है। नेपाल और चीन के बीच भारतीय मिशनों ने प्रभावित नागरिकों के लिए हेल्पलाइन भी जारी की है। बचाव और सत्यापन का प्रयास जारी है। 25वें विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता NSA अजीत डोभाल और चीन के वांग यी बीजिंग के बाद दोनों पक्षों ने सीमा निर्धारण और शीघ्र ठोस उपलब्धियों के लिए आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। मुख्य बिंदुओं में WMCC के तहत नए विशेषज्ञ कार्यकारी समूह, 2 अतिरिक्त सैन्य हॉटलाइन, अधिक कमांडर स्तरीय बैठक बिंदु और LAC पर शांति स्थिरता पर निरंतर फोकस शामिल है। संयुक्त परिणाम जारी किए गए हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के जज ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक्टिंग जज संजीव प्रकाश शर्मा के खिलाफ पक्षपात, कुप्रशासन सहित गंभीर आरोप लगाए और उनका स्थानांतरण मांगा। CJI सूर्यकांत ने कहा कि सिटिंग जजों के खिलाफ ऐसे आरोपों को मीडिया ट्रायल के बजाय स्थापित संस्थागत तंत्र के माध्यम से सख्ती से निपटाया जाना चाहिए और जज को जवाब देने का उचित मौका मिलना चाहिए। भारत ने नस्लीय भेदभाव उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट को रोहिंग्या प्रवासियों से संबंधित मुद्दों के कथित लक्ष्यीकरण संबंधी टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित और अत्यंत दुर्भावनापूर्ण बताया है। उधर लोकप्रिय हरियाणवी गायक और यूट्यूबर अंकित बाल्यान को उत्तर प्रदेश के शामली में जिम के बाहर गोली मार दी गई। हमलावरों ने 3-4 मोटरसाइकिलों पर आए और 18 राउंड फायरिंग की। उन्हें कई गोलियां लगी और अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन हुए। पुलिस CCTV की जांच कर रही है और मकसद की जांच कर रही है। केंद्र ने प्याज की कीमतों पर हस्तक्षेप किया है। प्याज की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। कुछ जगहों पर 55 से 60 किलोग्राम के बीच। केंद्र ने गुरुवार को 27 अगस्त को दिल्ली में NFCA, NAFED जैसी एजेंसियों के माध्यम से 35 किलोग्राम की रियायती प्याज दर पर बेचना शुरू करेगा। दबाव कम करने के लिए स्टॉक स्थानांतरित किए जा रहे हैं। उधर पीएम मोदी आज खेलो इंडिया डायलॉग को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रव्यापी खेलो इंडिया डायलॉग 1500 से ज्यादा स्थानों पर खिलाड़ियों और युवाओं को शामिल करते हुए वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं, जिसमें खेल विकास, युवा नेतृत्व और भारत के 2036 ओलंपिक विजन पर फोकस होगा। ये राष्ट्रीय खेल दिवस की तैयारी के साथ मेल खाता है। उधर गृह मंत्रालय भारत की भूमि सीमाओं के लिए प्रौद्योगिकी की संचालित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के नेटवर्क का विकास कर रहे हैं। ये आगे के क्षेत्रों के लिए नई दिल्ली तक रियल टाइम निगरानी को एकत्रित करेंगे ताकि सुरक्षा मजबूत हो। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य और आर्थिक संघर्ष जारी है, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने नए आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने कहा कि ये प्रतिबंध बेअसर साबित होंगे और अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। ईरान और ओमान ने हार्मुज में राजस्व और समुद्री क्षेत्रों को साझा करने पर सहमति बनाई है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी नौसेना ने जलमार्ग में सभी बारूदी सुरंगें साफ कर दी है और मिशन अचीव्ड की घोषणा की। हालांकि सैन्य जहाजों के गुजरने और पूर्ण रूप से जलमार्ग खोलने के लिए दोनों पक्षों में मतभेद बना हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी बिजली ग्रिड में विदेशी उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। इसको ठीक से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती बिजली की मांग के कारण यह सिस्टम शत्रु देशों के लिए आसान निशाना बन सकता है। आदेश के तहत विदेशी उपकरण खरीदने और आयात करने या लगाने पर सख्त रोक लगा दी गई है। ये कदम मुख्य रूप से सुरक्षा खतरों को देखते हुए उठाया गया है, खासकर संभावित दुश्मन देशों के उपकरणों के खिलाफ। प्रशासन मौजूदा विदेशी उपकरणों की भी समीक्षा कर रहा है। विदेशों में देश को सुरक्षित करने के लिए कैसे कैसे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और विदेशी चीज़ों को उपयोग में कितनी रोक लगाई जा रही है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल चीज़ों में विदेशी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। जहां पर देश का खतरा हो वहां पर विदेशों से आयात नहीं किया जाता है। और हमारे यहाँ पर तो हेलीकॉप्टर हो, चाइना से पता नहीं कितने सामान हैं, मिलिट्री के कितने सामान विदेशों से आयात किए जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं। उधर CIA प्रमुख जॉन
रैटक्लिफ ने मॉस्को की गुप्त यात्रा की है, जो 2021 के बाद पहली बार है। उन्होंने रूसी खुफिया अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन क्रेमलिन ने यह साफ किया कि राष्ट्रपति पुतिन से कोई मुलाकात नहीं हुई है। ये दौरा यूक्रेन युद्ध और ईरान संकट के बीच हुआ, इसलिए इसकी मंशा को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। ट्रंप प्रशासन ने इसे सेमी रूटीन बताया, जबकि विशेषज्ञ इसे राजनयिक संकेत मान रहे हैं। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच खुफिया सहयोग और युद्ध विराम की संभावनाओं पर चर्चा होने की बात कही जा रही है। अमेरिका को लगा था कि हम यूक्रेन का साथ देते रहेंगे और रसिया को फंसा के रखेंगे और उधर ईरान का युद्ध चंद दिनों में ही जीत लेंगे, लेकिन उनको ये समझ नहीं आया कि जब हम तीसरे रास्ते से यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं, डायरेक्टली हम युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो जब हम ईरान में युद्ध लड़ रहे हैं तो रसिया कैसे वो तीसरे रास्ते से हमारे खिलाफ नहीं खड़ा होगा। शायद उनके CIA को अब समझ आ गया है और हो सकता है कि इस पर भी बातचीत हुई हो कि आप उधर थोड़ी सी ढील दीजिए और हम इधर थोड़ी सी ढील देते हैं, क्योंकि अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। शांति वार्ता ठप होने के बाद रूस ने हमलों में तेजी ला दी है, जिसमें कीव समेत कई शहरों में नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने पूर्वी मोर्चे की रक्षा मजबूती करने के लिए अपने प्रमुख कमांडरों को नए पद सौंपे हैं। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में रूस के कई क्षेत्रों में नुकसान की खबरें आ रही हैं। पुतिन ने युद्ध विराम वार्ता फेल होने के बाद में और उग्र रुख अपनाया है। दोनों पक्षों के बीच हताहतों की संख्या बढ़ रही है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बनी हुई है। उत्तर पूर्वी अल्जीरिया के जजेल, बेजाया और जिजी आजौक जैसे प्रांतों में भीषण जंगली आग फैल गई है। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और अग्निशमन दल 60 से अधिक आग बुझाने में जुटे हुए हैं। सरकार ने आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी है और राहत कार्यों में तेजी लाई गई है। गर्मी की लहर के कारण पूरे उत्तरी अफ्रीका में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों में इमिग्रेंट वीजा अपॉइंटमेंट अस्थायी रूप से रोक दिए हैं। यह निर्णय केवल अस्थायी अप्रवासन वीजा को लागू होता है, पर्यटन या पढ़ाई अस्थायी काम के वीजा को प्रभावित नहीं करेगा। प्रशासन अप्रवासन पर सख्ती बढ़ाने की अपनी नीति को आगे बढ़ा रहा है। कई देशों में वीजा प्रक्रिया ठप होने से आवेदकों में भ्रम और चिंता फैल गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह सुरक्षा जांच को मजबूत करने के लिए किया गया एक कदम है। उत्तर पूर्वी सीरिया के डेमोक्रेटिक ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन अपनी स्वायत्तता समाप्त कर चुका है। SDF बलों ने दमिश्क सरकार के साथ पूर्ण एकीकरण का समझौता कर लिया है। इससे क्षेत्र में लंबे समय से चल रहा स्वायत्त शासन खत्म हो गया है। यह कदम सीरियाई गृह युद्ध के बाद की स्थिति की दिशा में एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक इस एकीकरण को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलने वाला बता रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।